बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? और स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। चलें, गुड। असल में ये ऑनलाइन क्लास रखने का, कंडक्ट करने का मकसद ये है कि लास्ट में फिर जो है वो अ, कुछ टॉपिक्स जो है हमारे रह जाते थे, इस वजह से जो है। और इंशाल्लाह वो जो है आज मैं वीएलई पे जो है आपका जो है वो कोर्स आउटलाइन और साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का एक जो है असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा। वो वीएलई के अंदर जो है ना कुछ प्रॉब्लम था उसके लॉगिन के अंदर। तो कल मैं जो है यूनिवर्सिटी गया था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको थोड़ा सा रीस्टोर करवाया, रीसेट करवाया और फिर वो सही कराए। तो इस वजह से आज इंशाल्लाह जो है काफ़ी चीज़ें आप जो है पोर्टल पे जो है ज़रा देखोगे। और मिड टर्म की जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बेसिक अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। और इस तरह से 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का आपका वो पेपर है। 25 मार्क्स का मैंने पेपर बना दिया। तो होपफुली जो है थोड़ा सा दो चीज़ें होती हैं इधर सभी से कर दो कि लेंदी क्वेश्चन पेपर बना दिया जाए और आसान बनाया जाए, या फिर बहुत ही मुश्किल सा बनाया जाए और छोटा बनाया जाए। तो इस वक्त जो है मैंने ये कर दिया है इस दफ़ा, इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाया है, लेकिन कंपैरेटिवली आसान सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, एक प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगी और एक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आज जो है हम जो है एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया था और उसका एक हैंड आउट भी कर लिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच गिव benefit for longer period of time, and revenue expenditure are those expenditure which give benefit for shorter period of time। फिर सेकंड जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पॉइंट था कि दे आर नॉर्मली इन बिग अमाउंट्स, और फिर दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज नॉन करंट एसेट, उनको नॉन करंट एसेट जो है ट्रीट किया जाता है। और लास्ट में पांचवें पॉइंट के अंदर हमने ये लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच improves द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। याद रखिएगा कि कोई ऐसा आपने खर्चा करवाया नॉन करंट एसेट पर जिससे पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। पहले अगर 1000 यूनिट बनाते थे और खर्चा करने के बाद अब 1200 यूनिट बना रहे हो, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। मेरा एक ओवरऑल मैंने रिव्यू दे दिया है तुम्हें, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ा था। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल डेज बुक, or you can say that special journal, or you can say that books of prime entry and books of original entry। चारों एक ही के नाम है, स्पेशल डेज बुक, स्पेशल जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जरा समझिएगा, अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग के अंदर चीजें पढ़ी हैं, फाइनेंशियल ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, कि एक हमने बिजनेस स्टार्ट करा था मिस्टर अहमद ने। और मिस्टर अहमद कौन थे? हु इज मिस्टर अहमद? ओनर ऑफ द बिजनेस। और उन्होंने हमें, तुम सबको और इंक्लूडिंग मी, मुझे अपॉइंट करा था एज एन अकाउंटेंट। और हम जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बना रहे थे। वी हैव टू प्रिपेयर द डबल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके बाद जनरल लेजर बना रहे थे। और इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस को इक्वल होना लाजमी है। ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना लाजमी है। तो अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि जब उस वो जो हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि मिस्टर अहमद ने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार खोला है सदर में,
और मिस्टर अहमद ने हम सबको, तुम सबको इंक्लूडिंग मी, हमें एज अ जो है फाइनेंशियल अकाउंटेंट हायर किया है, सैलरी पे रखा है हमें। तो जब बिजनेस छोटा था, याद रख लेना, जब बिजनेस बहुत बड़ा नहीं था बच्चों, तो डबल एंट्रीज बनाते थे, लेजर्स बनाते थे और ट्रायल बैलेंस बनाते। लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर अहमद का काम जो है वो बिजनेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा, बिलाल, तलवा, यू समझ लो दाऊद, कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हुआ ये कि बहुत सारे, यूं कह लो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक दिन में बनने लगी। A lot of transaction have been recorded in one day। एक दिन के अंदर पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन बनने लगी। यानी यूं कह लो, सुबह 9 बजे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे आउटलेट या हमारा शोरूम बंद हो रहा है। तो 12 घंटे हमारी दुकान खुली हुई है, शोरूम खुला हुआ है, और अल्लाह ताला ने हमारे जो है काम में बहुत काफी बरकत डाल दी है। तो रोजाना 100 जो है ट्रांजैक्शन इनकर्ड होती हैं। 10-15 जो है वो आपके पास जो है, यूं कह लो कि 10-15 जो है आपके पास जो है, यूं कह लो कि सेल्स की होती हैं। फिर 10-15 जो है आपके पास ये कैश सेल्स की होती हैं। 10-15 जो है आपके पास क्रेडिट सेल्स की होती हैं। फिर आगे बढ़ते हो तुम अगर, तो 5-10 से जो है वो गुड्स हम परचेजेस उधार में खरीद रहे हैं। फिर 5-10 से जो है हम क्रेडिट में परचेज ले रहे हैं। फिर हमारे पास सेल रिटर्न भी आ रही है। एक दिन के अंदर हो रहा है ये सारा। अब आप सोचो, हम अकाउंटेंट हैं और हम तकरीबन रोजाना 100 डबल एंट्रीज, जो कि तुम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से पढ़ा हुआ है, आप जो है एंट्रीज बना रहे हो। तो मेरा सवाल यह है कि महीने की हो गई 3,000 ट्रांजैक्शन, 3,000 डबल एंट्रीज हो गई एक महीने की। चले भाई, ठीक है सर, फिर क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट? 3,000 जब डबल एंट्रीज हो गई तो उनका लेजर बनाया। और जब इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बनाए, तो इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया। तो जाहिर सी बात है, 3,000, तुम्हें 10 मैंने एंट्रीज दी है, तो तुम उसकी डबल एंट्रीज बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तुम थक जाते हो। तो वो बिजनेस का क्या हाल होगा जब एक महीने में 3,000, 4,000, 7,000, 10,000 डबल एंट्रीज हो, और उससे तुम इतने बेतहाशा टी अकाउंट्स बना रहे हो। अच्छा, बनाने के बाद फुटिंग बैलेंसिंग करी, और इसके बाद तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस तुम्हारा टैली नहीं कर रहा, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा हो गया बच्चों। मेरी बात समझना, डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो गया है। तो मेरा सवाल यह है कि आपके पास वो डबल एंट्रीज के बाद उसके इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना, तो याद रख लो, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। यानी कि आपके अंदर से अकाउंटिंग की एक्यूरेसी खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या थी कि डेटा बहुत बड़ा हो गया है, डेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। तो याद रख लो, सर अब क्या किया जाए? तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने जो बुक्स थी, पहले एक ही बुक्स होती थी, जनरल जनरल, उसको ब्रेकअप करके, अब जरा समझिएगा, इन ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग कारोबार था, यानी बनी बनाई चीज खरीदते थे और बेच देते थे, बनी बनाई चीज खरीदते थे और बेच देते थे।
लेकिन इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन बनने लग गई, इतनी ज्यादा डबल एंट्रीज बनने लग गई कि डबल एंट्रीज के बाद अकाउंटिंग में से एक्यूरेसी कोई चीज भी इक्वल ही नहीं आ रही है। बहुत बड़े लार्ज डेटा को संभालना नामुमकिनात में से है, याद रख लो मेरी बात। वी कांट हैंडल इट। हम उसको पॉसिबल ही नहीं कि हम उसको जो है हैंडल आउट कर सके। उसका कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। तो जब ये बात अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के पास गई, मैं तो आज भी कि तुम्हें कह रहा हूँ, आज 2023 में अगर कोई बहुत ही छोटे पैमाने पे किसी का कारोबार है तो वो जनरल जनरल एंट्रीज बनाए, फिर लेजर्स बनाए, इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाए और ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। दिन की 2 ट्रांजैक्शन है यार, उसको जरूरत ही नहीं है। ले लो आप इम्तियाज स्टोर की एग्जांपल ले लो। एट अ टाइम मेरे लिहाज से हर एक मिनट में, हर एक मिनट में 10 से 20 कस्टमर एंटर होता है। हर एक मिनट के अंदर 10 न्यू कस्टमर एंटर होते हैं, 10 से 15 जो है बाहर निकल रहे होते हैं। तो सोचो तो कितनी बल्क क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। कोई क्या खरीद रहा होगा, कोई क्या खरीद रहा होगा, कोई क्या चीज खरीद रहा होगा। तो इम्तियाज स्टोर वाले ने भी तो इसको कैसे हैंडल करा होगा। कोई जो है एक्सचेंज करवाने आया होगा, कोई रिफंड देने आया होगा, कोई जो है नया प्रोडक्ट लेना आया होगा, कोई मालूमात पूछने आया होगा। आपके सामने है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाए तो बच्चा जल्दी ग्रिप करता है। अब मुझे बताओ, अगर इम्तियाज शो वाला एक प्रॉपर प्रॉपर रिकॉर्डिंग या कोई मैकेनिज्म ना रखे तो ये कैसे इतना बड़ा कारोबार चलेगा। सारी कंपनियों का जो है हिसाब रखना, 1 लाख प्रोडक्ट मिलते हैं, इतने मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट मिलते हैं, ये लोकल और डोमेस्टिक लोगों के इतने प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे उधार ही खरीदता होगा डेफिनेटली, सबसे किसी से कैश भी खरीदता होगा, फिर खुद भी खरीद जो है बेच रहा है तो कैश पे भी बेच रहा है। पे वो आपसे जो है एटीएम कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी ट्रांजैक्शन हो रही है। कोई जो है सही तरह से एक्यूरेट अकाउंटिंग का हिसाब रखने वाला तो हो। आज पूरे दिन में कितनी सेल हुई, आज पूरे दिन में बैंक से, एटीएम से कितने पैसे आए, यानी डेबिट कार्ड के जरिए कितने की सेल हुई, कितने बैंक कार्ड चार्ज करवाए, कितनों ने कैश दिया, हमने कितना सप्लायर को दिया। तो भाई ये तो अगर सिंगल एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग करने बैठेगा कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा कर भी ले ना, अगर कर भी ले तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, बड़ा बड़ा फर्क आ रहा होगा, ये जिंदगी में याद रख लो। हैंडल नहीं कर सकते, हालांकि सिंपल अकाउंटिंग है, मैं तो बोल रहा हूँ गुड्स बिक रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए में 8 8 9 9 10 10 डिजिट्स के अंदर आ जाए, आपसे फिगर ही नहीं संभलेगी। तो ये लिखा हुआ है, अब जरा सुनिएगा। जब ये बिजनेस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए और एक दिन के अंदर 100 100 200 200 300 ट्रांजैक्शन बनने लग जाएं, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक वे आउट निकाला, और वो ये निकाला कि इन ट्रेडिंग बिजनेस देयर आर जनरली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जब आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है और बहुत ही लार्ज वॉल्यूम के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में, 50 जो है कैश सेल्स है, 50 जो है आपके पास बाई चेक, बाई जो है डेबिट कार्ड है, 100 लोगों से गुड्स परचेज कर रहे हो, शायद हो सकता है उधार भी पकड़ रहे हो किसी से, कैश पे भी ले रहे हो, रिटर्न भी हो रहा है, कस्टमर भी रिटर्न कर रहे हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं, रिपेयर दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका गुलशन के जो है वो इम्तियाज स्टोर पे कभी जाना हुआ हो, 100 बंदा तो सिर्फ हेल्प के लिए रखा है, जो शेल्फ के अंदर सामान लगाता है हर थोड़ी देर बाद।
मैंने उस दिन पूछा, मैं मेरा जाना हुआ, मैंने कहा यार कितना स्टाफ है, लोअर स्टाफ कितना है? बोला सर 110 लोग हैं, 110 एम्प्लॉय काम करते हैं। ये लोअर स्टाफ की बात कर रहा है। लोअर स्टाफ का मतलब है जो पैकिंग कर रहे हैं, काम वो जो है सारे रैक्स को साफ कर रहे हैं, और जो है गुड्स को वापस से सेट करके रख रहे हैं। वो तो एक एक सेकंड के अंदर जो है सारे रैक खाली हो रहे थे। मैं कहा यार एवरेज सैलरी क्या है? जरा सा इंटरव्यू लेता रहता हूँ ताकि तरह पता चले। बोलेंगे सर 25,000 से लेकर 40,000 तक की ये हेल्परों की तनख्वाह है, सीनियरिटी के लिहाज से। अभी तो ये मैं कैश काउंटर की बात ही नहीं कर रहा, मैनेजर की तो बात ही नहीं कर रहा, सुपरवाइजर की तो बात ही नहीं कर रहा। 110 जो है वो लोअर स्टाफ था, बाहर की सिक्योरिटी गार्ड्स की बात नहीं कर रहा, अंदर जो कैश मशीन पे बैठे हुए उनकी बात नहीं कर रहा। तो आप सोचो तो यार कि कितना बड़ा वॉल्यूम पे काम करते होंगे और कितनी ट्रांजैक्शन बनती होंगी। तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन, ऐसी तमाम कंपनीज के लिए, और वो भी ट्रेडिंग बिजनेस वालों के लिए। इन ट्रेडिंग बिजनेस there are seven different types of generally there are seven different types of day books are prepared by the accounts department। तो फॉरेन अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला डे बुक्स को सेपरेट कर दो और 7 अलग रजिस्टर बना लो। सर ये किस चीज के हैं? जिसकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट रोज आना उसमें डबल एंट्रीज बनती है। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने जान छुड़वा दी, बोला कि इसकी डे बुक ही अलग कर दो। पहली डे बुक का नाम रखा सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल भी कह सकते हो, एसडीपी शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। फिर दूसरी डे बुक का रजिस्टर, यानी ये कहना गलत नहीं होगा, अगर मैनुअल अकाउंटिंग चल रही होगी ना, तो समझ लो अकाउंटेंट के जो है टेबल के ऊपर 7 रजिस्टर रख दिए जाएंगे खरीद के। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, बड़ी सी हेडिंग डाल दोगे मेन पेज पे, रजिस्टर के बिल्कुल फ्रंट पे एसडीबी लिख दोगे, फिर लिख दोगे एसआरडीबी, सेल रिटर्न डे बुक। तीसरे रजिस्टर में हेडिंग डालोगे हर एक का अलग अलग सेपरेट रजिस्टर, परचेज डे बुक, फिर परचेज रिटर्न डे बुक, फिर कैश बुक, फिर पेटी कैश बुक, और फिर द जर्नल। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि ये 7 रजिस्टर सेपरेट बना लो। अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है पर डे के हिसाब से, डेटा ही नहीं संभाला जा रहा था, क्या किया जाए? अब ये सर ये रजिस्टर अलग बना दिए तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली डे बुक का नाम है सेल्स डे बुक, और इसमें लिखा है ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को जो है सेल्स डे बुक में लिखा जाएगा, और कोई ट्रांजैक्शन इस डे बुक में आएगी नहीं। इसका फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 4 अप्रैल है, सुबह 9 बजे आए, तुम सब और मैं इंक्लूडिंग, हम क्या है अकाउंटेंट हैं। हमने रजिस्टर ओपन किया और आज की हेडिंग डाली 4 अप्रैल 2024। सेल्स डे बुक के अंदर एक नए रजिस्टर के अंदर हमने हेडिंग डाली, आज के दिन जितने भी क्रेडिट के ऊपर हम जो गुड्स सोल्ड आउट करेंगे वो सब की सारी एंट्रियां सेल्स डे बुक के अंदर, ये जो रजिस्टर बनाया है इसके अंदर लिखोगे। फायदा क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे, बॉस ने इंटरकॉम करके पूछा क्या बता सकते हो आज टोटल कितनी क्रेडिट सेल हुई है? आपने सर 1 सेकंड में बताता हूँ। आपने सेल्स डे बुक खोली, आज का पेज निकाला, टोटल करा, और 1 सेकंड में जवाब दे दिया। पहले जब इतनी सारी ट्रांजैक्शन बन रही थी तो ढूंढना पड़ता था कैश सेल्स कहाँ हुई है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और 100-200 एंट्रीज के अंदर उसको ढूंढना, उसको टोटल करना। कोई जो है ह्यूमन एरर है, गलती हो गई, एक्यूरेसी भी नहीं रहती,
और बड़े मसले मसाइल होते हैं। कितनी आसान कर दी जिंदगी अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने, एक रजिस्टर ही अलग बना दिया जिसका नाम है सेल्स डेबुक। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये रखी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है। ऑल ओनली credit sales, only and only credit sales are recorded in sales day book। फिर जो आपका सेकंड है वो है सेल्स रिटर्न डे बुक। सर ये क्या है? बाकायदा पूरा रजिस्टर ही अलग बना दिया। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑल क्रेडिट सेल्स, जो आपने क्रेडिट पे माल बेचा था, ऑल क्रेडिट सेल्स। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, वो जो आपने 100 कस्टमरों को आज माल बेचा है, 50 को बेचा है या 10 को बेचा है, उसमें से कोई गुड्स रिटर्न करके ले आया वापस, ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न डे बुक। जितने भी गुड्स, जितने भी हमारे क्रेडिट कस्टमर से जो हमें गुड्स वापस करने आए हैं, तो वो सारी की सारी सेल्स रिटर्न डे बुक में लिखी जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। अब इन्होंने क्या, अगर हमने इतना मेहनत से सारे रजिस्टर अलग इसीलिए तो बनाए हैं, ये सब सेपरेटली लिखा जाए। तीसरे रजिस्टर के ऊपर बड़ी सी हेडिंग डाली तुमने, परचेज डे बुक। ऑल क्रेडिट परचेजेस, ओनली एंड ओनली जो तुम उधार में माल खरीदोगे, उधार में, ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। और फिर परचेज रिटर्न डे बुक चौथे डे बुक का नाम है। बड़ा सा रजिस्टर पे हेडिंग डाल दी, परचेज रिटर्न डे बुक, ऑल क्रेडिट परचेजेस, जितने भी क्रेडिट परचेजेस, रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न टू सप्लायर, जो हम गुड्स रिटर्न करेंगे। हमारे सप्लायर ने हमें एक्सपायर माल भेज दिया, खराब माल भेज दिया, तो जाहिर सी बात है हम उसको रिटर्न करवाएंगे। ऑल क्रेडिट परचेजेस रिटर्न टू सप्लायर, जो हम रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर को, आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न डे बुक। पहली डे बुक का नाम था सेल्स डे बुक, दूसरी डे बुक का नाम था सेल रिटर्न डे बुक। ऑल क्रेडिट सेल्स, जो उधार में माल बेचा है, सेल डे बुक में जाएगा। जो उधार का माल बेचा था वो रिटर्न आ गया कस्टमर ने, तो सेल रिटर्न डे बुक। परचेज डे बुक के अंदर क्या है? जितना भी उधार माल खरीदा है, उधार, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑन क्रेडिट। और चौथी में है परचेज रिटर्न डे बुक, ऑल क्रेडिट परचेजेस रिटर्न टू सप्लायर आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न डे बुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 4 डे बुकें कह लो, ये 4 रजिस्टर अलग सेपरेट बन गए। अब ये 5वें रजिस्टर का नाम है कैश बुक। All cash and bank transactions are recorded in cash book. All cash and bank transactions are recorded in cash book. आगे लिखा है एक और, all receipt and payments, all receipt and payments are recorded in cash book। सारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन, चाहे मिले हों या पे करे हों, सब के सब सारी ट्रांजैक्शंस, कैश पे आपने परचेजेस करी है, कैश पे सेल्स करी है, सब कैश बुक में जाएगी, सब कैश बुक में जाएगी 5वीं डे बुक में। पेड सैलरीज, पेड वेजेस कराए, सब कैश बुक में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, सब कैश बुक में जाएगा। परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, परचेज मशीनरी ऑन कैश, सारी कैश बुक की ट्रांजैक्शन है जब कैश या बैंक दोनों में से कोई भी आ जाए। ऑल कैश, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5वीं डे बुक हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है,
छठी डे बुक का नाम है पेटी कैश बुक। ऑल डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। बहुत ही छोटे, रिक्शा का फेयर दे दिया, बाइकिया का फेयर दे दिया, कुछ 100-200 का पेट्रोल डलवा लिया, टीसीएस करवा दिया, कोरियर के चार्जेस ले लिए। ऑल डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। सर ये हो गई 6 डे बुक्स। सातवें रजिस्टर का नाम बड़ा शानदार रखा है और ये सबसे ज्यादा सवाल आता है और मैं भी एग्जामिन करता हूं। ऑल दोज ट्रांजेक्शंस which are not recorded in above 6 days book। ऐसी कोई एंट्री जो ऊपर की 6 डे बुक्स में मैच ना होती हो तो उसको फिर तुम द जर्नल में लिखोगे। और द जर्नल का फॉर्मेट ये है कि डबल लाइन करके उसका बाकायदा जो है डबल एंट्रीज बनेंगी, जैसे तुम डबल एंट्री बनाते थे। सबसे ज्यादा ये सवाल आता है कि कुछ ट्रांजैक्शन दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी डे बुक में लिखा जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, तो ये सातों डे बुक्स हो गई। ऑल दोज ट्रांजैक्शंस which are not included in above 6 days work are recorded in the journal। इधर तक सबके क्लियर है? जरा बता दो प्लीज। मुझे चैट में लिख के बता दो। अब देखो एक और बात, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बोलूंगा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये उसके आगे तुम्हें ये लिख कर देना है कि ये सातों डे बुक्स में कहां पर जाती हैं। All those transactions which are not included in above specified books are recorded in the journal। अब मैं जरा सा ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूँ, तुम लोग जरा चैट में मुझे लिख के जरा बताओ, यासिर, सलवा, दाऊद, कि ये एंट्रीज अफान किस में जाएंगी। नंबर 1, कैश सेल्स ऑफ ₹25,000। कैश सेल्स ऑफ ₹25,000। वेरी गुड। कैश, कैश बुक बुला। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक पेड टू सप्लायर, ये सारी एंट्रीज में कौन सी बोल रहा हूँ? कैश बुक की। कैश सेल्स, कैश परचेजेस, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, परचेज वर्क मशीनरी बाय चेक। अब जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा। ये सारी जितनी भी एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारी कैश बुक की दे रहा हूँ। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बाय चेक, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बाय कैश, सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश, सोल्ड इक्विपमेंट बाय चेक, सब हो गई कैश बुक। अब जरा सुनना, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्लोबल कंपनी ₹2,50,000, ये कौन सी डे बुक में जाएगा? परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। गलत।
बिलाल 0 मिलेगा, यासिर 0 मिलेगा। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, सर क्यों 0 मिलेगा? उधार पे खरीदा है, मेरे बच्चे इक्विपमेंट खरीदा है, परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स जाती हैं, उसमें सिर्फ गुड्स जाती हैं। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुड्स जाती है। और गुड्स का होता है जिस चीज का हम कारोबार करते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे सामने ट्रांजैक्शन लिखी, कैश डे बुक तो हो ही नहीं सकता अमार। रैयान ने जवाब सही दिया कि द जर्नल में जाएगा यासिर। ऑल दोज ट्रांजैक्शंस, मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखी थी, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्लोबल कंपनी। तो क्या ये परचेज हुई है? नहीं। क्या ये परचेज रिटर्न है? नो। ये सेल डे बुक है? नो। ये सेल रिटर्न है? नो। ये कैश बुक है? नो, कैश पे तो है ही नहीं। ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, पेटी कैश है? नो। तो ये द जर्नल में जाएगी। आपको एक सवाल दूंगा मैं फाइनल में, जिसमें आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी डे बुक में जाएगी। अब जरा समझिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल कोड कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इसमें जितने अगर बच्चे चौकन्ने होके बैठे हुए, लास्ट बात सुनना, सबसे ज्यादा द जर्नल की ट्रांजैक्शन मुश्किल होती हैं। All those transactions which are not recorded in above 6 days book are recorded in the journal. अगर आपने परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट करा है फ्रॉम ग्लोबल कंपनी, फ्रॉम ग्लेक्सी इंटरप्राइजेस, ये द जर्नल में जाएगी। सर ये परचेज डे बुक में क्यों नहीं जाएगी? बेटा हमारा ऑफिस इक्विपमेंट हमने यूज के लिए खरीदा है, ये हमारी गुड्स नहीं है, ये हमारी गुड्स नहीं है। ये इक्विपमेंट हमने जो है वो हमने यूज के लिए लिया है। अच्छा अगर लिखा होता, जरा मुझे बताना, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹5 लाख या ₹50,000, फिर कहां जाता ये? परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। देखता हूँ मेरे कितने बच्चे होशियार होके बैठे हुए, 16 स्टूडेंट बैठे हुए बेटा, तो फिर ये कैश बुक में जाता है। वेरी गुड अम्मा। अच्छा अब यहाँ से अगर लिखा होता परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बाय चेक, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बाय चेक, तो भी ये कैश बुक में जाता। लेकिन लिखा हुआ है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो ये द जर्नल में जाएगा। अच्छा अब ये जरा देखो सेकंड एंट्री, सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये द जर्नल की सारी एग्जाम्पलें हैं। द जर्नल सबसे ज्यादा टेक्निकल है, जो बच्चों को मैं कहता हूँ अच्छी तरह याद होना है, इसके ऊपर जरूर एग्जामिन होता है। सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो ये किस में जाएगी एंट्री? शाबाश। सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये परचेज डे बुक में क्यों नहीं जा रही है? ओ सेल्स डे बुक में क्यों नहीं जा रही है? सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये एस डी बी सेल्स डे बुक में क्यों नहीं जा रही एंट्री? क्यों दानियाल, ये द जर्नल में क्यों जा रही है भाई? वजह, रीजन चाहिए मुझे, रीजन चाहिए। सादिया, सलवा, रयान, दानियाल, कुमैल, अफान, सोल्ड एंड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। वेरी गुड दानियाल, मशीनरी एक आपका नॉन करंट एसेट है, ये गुड्स नहीं है। वेरी गुड, सही कहा है। इक्विपमेंट है तो जनरल में जाना है, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर लिखा होता कैश विड्रॉन बाय ओनर, तो कैश बुक में जाता। कैश विड्रॉन बाय ओनर,
फॉर पर्सनल यूज तो कैश बुक में जाता। गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, ये कहां पे जाएगा? गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। ये क्या सेल, ये क्या परचेज हुई है? नहीं। क्या परचेज रिटर्न है? नो। सेल हुई है? नो। ये सेल रिटर्न है? नो। इसमें कैश ट्रांजेक्शन आ रही है? नो। कोई छोटा मोटा खर्चा है? नहीं। तो फिर ये और ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन जो ऊपर की 6 बुक में नहीं आई है वो दास जर्नल में जाएगी। अगर कैश विड्रॉन बाय द ओनर होता तो कैश बुक में आता, अभी गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर है तो दास जर्नल। सबसे ज्यादा दास जर्नल की एंट्रीज आती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। अब एक काम ये करो, एक में जो है आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, उसके अंदर क्या करोगे? तुम्हें मुझे सिर्फ ये बताना है कि ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखी जा रही है। अच्छा, एक एंट्री मुझे याद आई, मैंने कहा जरा पूछूं तो। कि ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $90,000, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। फर्नीचर भी लेकर आया है, शॉप भी लेकर आया है, और अकाउंट पेबल भी लेकर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा आना वसूल हो जाएगा, तुम जो इतनी एफर्ट से बैठे। ये पहली एंट्री कौन सी डे बुक में जाएगी? अफान, दानियाल,